नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वन एग्जाम हब पर। ये चैनल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। हम बात कर रहे हैं अलंकार की। यूपीएसआई हो, एसएससी हो या रेलवे, अलंकार से जुड़े प्रश्न अक्सर आते ही हैं। तो चर्चा की शुरुआत अलंकार की मूल अवधारणा से करते हैं। जैसा कि नोट्स में सबसे पहली हेडिंग दी गई है, अगर हम इस शब्द को तोड़ें तो ये बनता है अलम धन कार। अलम और कार। जी, यहाँ अलम का अर्थ है आभूषण या गहना और कार का अर्थ है करने वाला या बढ़ाने वाला। यानी जो सुंदरता को बढ़ाए। जी इसे अगर मैं अपने रोजमर्रा के जीवन से जोड़कर देखूं तो जैसे हम किसी खास मौके पर तैयार होते हैं तो आभूषण पहनते हैं। बिल्कुल। और वो गहने हमारे मूल स्वरूप को तो नहीं बदलते, पर हमारी उपस्थिति को मतलब और ज्यादा आकर्षक बना देते हैं। एकदम सटीक एनालॉजी दी आपने। बिल्कुल इसी तरह जब कोई कवि अपनी साधारण सी बात को अलंकार रूपी आभूषण पहनाकर प्रस्तुत करता है तो वो कविता सीधे पाठक के दिल पर असर करती है। हाँ, उसकी सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। अब इन नोट्स में इस पूरी प्रक्रिया को मुख्य रूप से दो बड़े विभागों में बांटा गया है। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार, इनके नाम से ही काफी कुछ स्पष्ट हो रहा है। जी, विभाजन के पीछे का तर्क बहुत सीधा है। जब चमत्कार या सुंदरता केवल शब्दों की बाहरी संरचना या उनकी ध्वनि पर निर्भर करे तो वो शब्दालंकार है। मतलब अगर हम उस शब्द को हटाकर उसका कोई पर्यायवाची वहां रख दें तो वो जो चमत्कार है वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही। और दूसरी ओर अर्थालंकार में बाहरी शब्द इतने महत्वपूर्ण नहीं होते। उनके भीतर छिपा हुआ जो अर्थ है, जो गहरी कल्पना है, वो मायने रखती है। वहां पर्यायवाची रखने पर भी सुंदरता बनी रहती है। तो चलिए सबसे पहले शब्दों की इस दुनिया यानी शब्दालंकार में प्रवेश करते हैं। नोट्स में जो सबसे पहला नाम उभर कर आता है, जो परीक्षाओं का बहुत पसंदीदा भी है, वो है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास को पहचानने का सबसे बुनियादी नियम यह है कि जहां भी एक ही वर्ण, मेरा मतलब है एक ही अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति हो, वहां अनुप्रास होता है। जैसे वो बहुत ही मधुर उदाहरण नोट्स में दिया गया है, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी। हाँ, इस पंक्ति को बोलकर देखिए। कंकन में क, किंकिन में क। इस वर्ण की जो आवृत्ति है वो एक खास तरह का संगीत पैदा कर रही है। ऐसा लगता है जैसे सच में कोई पायल या घुंघरू बज रहे हों। यही वो ध्वन्यात्मक प्रभाव है जिसे कवि जानबूझकर अपनी रचना में डालता है। लेकिन देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं का स्तर अब बहुत आगे बढ़ चुका है। परीक्षक केवल अनुप्रास की सामान्य परिभाषा पूछकर संतुष्ट नहीं होते। हाँ, अब वो इसके उपभेदों के बारे में भी पूछते हैं, जो पूरे 5 प्रकार के होते हैं, और यहीं पर विद्यार्थियों का दिमाग चकराने लगता है। बिल्कुल, तो चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला भेद है छेकानुप्रास। ये वो स्थिति है जहां कोई वर्ण केवल और केवल 2 बार आता है। सिर्फ 2 बार, न 1 बार न 3 बार। जी, जैसे पंक्ति है रहीमन रहिला की भली। यहाँ र और ह वर्ण सिर्फ जोड़े में आए हैं। छेकानुप्रास में ये जोड़े का नियम बहुत सख्त होता है। समझ गया। और इसके ठीक विपरीत दूसरा भेद है वृत्त्यानुप्रास। हाँ, वृत्त्यानुप्रास में एक वर्ण 2 से अधिक बार आता है और एक वृत्त या कहें कि चक्र की तरह लगातार चलता रहता है। जैसे वो कविता है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। एकदम सही। यहाँ च वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हुई है, जो एक निरंतर प्रवाह का एहसास दिलाती है। छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास का अंतर तो स्पष्ट हो गया, लेकिन इससे भी ज्यादा रोचक मुझे तीसरा भेद लगता है, लाटानुप्रास। इसमें तो फेल अक्षरों का होता ही नहीं है। सही कहा आपने। इसमें पूरे के पूरे शब्द या वाक्य का खेल होता है। वाक्य की संरचना रिपीट होती है, लेकिन जब हम उसका अन्वय करते हैं, मतलब संदर्भ निकालते हैं, तो अर्थ बिल्कुल अलग दिशा में चला जाता है। इसका एक बहुत ही शानदार और व्यावहारिक उदाहरण है, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। जी। इस उदाहरण में जो सामाजिक दर्शन है ना, वो कमाल का है। पहली पंक्ति का अर्थ है कि अगर पुत्र कुपुत्र यानी बुरा निकल गया तो उसके लिए धन इकट्ठा करने का क्या फायदा, वो सब बर्बाद ही कर देगा। बिल्कुल। और दूसरी पंक्ति का अर्थ है कि अगर पुत्र सुपुत्र है, अच्छा और योग्य है, तो भी उसके लिए धन जोड़ने की क्या आवश्यकता, वो अपनी काबिलियत से खुद ही धन कमा लेगा। तो शब्द वही हैं, लेकिन कपूत और सपूत के संदर्भ ने पूरे वाक्य के भाव को बदल दिया। यही लाटानुप्रास की शक्ति है। अब इसके बाद जो चौथा भेद आता है वो पूरी तरह से उच्चारण विज्ञान पर आधारित है। इसे कहते हैं
श्रुत्यानुप्रास। इसका नाम ही श्रुति यानी सुनने से जुड़ा है। जी, इसमें एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले अक्षरों का बार बार प्रयोग होता है। जैसे अगर किसी कविता में त वर्ग त थ द ध न के अक्षरों की बहुलता हो, तो जब कोई इन्हें बोलता है तो जीभ बार बार दांतों को छूती है। और इससे सुनने वाले को एक बहुत ही मधुर लय महसूस होती है, कानों को बहुत प्रिय लगता है। बिल्कुल। और अब अनुप्रास के परिवार का जो अंतिम सदस्य है, अंत्यानुप्रास, जी, वो तो हमारी लोक संस्कृति में सबसे गहराई से बसा हुआ है। इसका संबंध वाक्यों के अंत से है, जहां तुकबंदी या राइमिंग होती है। जैसे हनुमान चालीसा की चौपाई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसु तेहु लोक उजागर। यहाँ पहली पंक्ति सागर पर और दूसरी उजागर पर समाप्त होती है। ये अंत्यानुप्रासी है, जिसके कारण सदियों तक हमारा साहित्य बिना लिखे ही केवल स्मृति के सहारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच सका। क्योंकि तुकबंदी से चीजों को याद रखना बेहद आसान हो जाता है। हाँ, तो अनुप्रास का ये पूरा विश्लेषण दिखाता है कि ध्वनि कैसे मस्तिष्क को प्रभावित करती है। लेकिन शब्दालंकार की इस यात्रा में एक ऐसा मोड़ भी आता है जो परीक्षार्थियों को बहुत कंफ्यूज करता है, यमक और श्लेष अलंकार। अरे हाँ, इन दोनों को तो अक्सर परीक्षाओं में एक साथ विकल्पों में रखा जाता है, ताकि विद्यार्थी भ्रमित हो जाए। दोनों में ही शब्दों के अर्थ बदलने का खेल है, लेकिन इनके काम करने का तरीका एकदम अलग है। तो इस उलझन को सुलझाते हैं। पहले बात करते हैं यमक अलंकार की। यमक की पूरी संरचना शब्दों के जोड़े पर टिकी है। जी, यहाँ एक ही शब्द कम से कम 2 बार वाक्य में आता है, लेकिन हर बार उसका अर्थ एकदम अलग होता है। इसका जो ऐतिहासिक उदाहरण है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। यहाँ कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों बार उसका अर्थ अलग है। पहले कनक का अर्थ है सोना यानी संपत्ति और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, जो एक नशीला पौधा होता है। मतलब कवि कह रहा है कि संपत्ति में धतूरे से 100 गुना ज्यादा नशा होता है, क्योंकि धतूरे को खाने से इंसान पागल होता है, लेकिन सोने को तो उस केवल पाने मात्र से ही इंसान के दिमाग पर नशा छा जाता है। बिल्कुल, शब्द एक ही है लेकिन अर्थ भिन्न है। एक और उदाहरण है, 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती हैं। यहाँ बेर शब्द एक बार समय या पहर के लिए आया है और दूसरी बार फल के लिए। तो यमक में दोहराव स्पष्ट दिखता है, लेकिन श्लेष अलंकार की कहानी थोड़ी अलग है। यह है कि यहाँ शब्द वाक्य में सिर्फ एक बार आएगा, लेकिन उस एक शब्द के भीतर कई अलग अलग संदर्भों के लिए अर्थ चिपके होंगे। शब्द एक, अर्थ अनेक। इसे उस मशहूर दोहे से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। एकदम सटीक। यहाँ दूसरी पंक्ति में पानी शब्द के साथ 3 अलग अलग चीजें जुड़ी हैं, मोती, मनुष्य और चून यानी आटा या चूना। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ उसकी चमक है, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ उसकी इज्जत है, और आटे या चूने के लिए पानी का साधारण अर्थ जल है। एक शब्द और 3 अर्थ। इसी तरह एक और पंक्ति है, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुबरन शब्द कवि के लिए सुंदर अक्षर बन जाता है, व्यभिचारी के लिए सुंदर रंग रूप और चोर के लिए सोना बन जाता है। शब्दों की ये कलाबाजी सच में कमाल है। अब इस शब्दालंकार को समझने के बाद हमें उस दूसरे बड़े विभाग की ओर चलना चाहिए, अर्थालंकार। बिल्कुल। अर्थालंकार में चमत्कार बाहरी शब्दों में नहीं, बल्कि उन शब्दों द्वारा रचे गए मानसिक चित्रों में होता है। और नोट्स में अर्थालंकार को समझने के लिए एक मास्टर कुंजी दी गई है। हाँ, मैंने देखा। वो 2 पारिभाषिक शब्दों में छिपी है, उपमेय और उपमान। जब तक ये दोनों समझ नहीं आते, अर्थालंकार एक पहेली ही रहेगा। इसे बहुत ही सीधे शब्दों में समझते हैं। उपमेय वह वस्तु या व्यक्ति है जिसकी तुलना की जा रही है, जो हमारे सामने मौजूद है, जैसे किसी का मुख या चेहरा। और उपमान? उपमान वह विश्व प्रसिद्ध वस्तु है जिससे तुलना की जा रही है, जो अपने उस विशेष गुण के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है, जैसे सुंदरता के लिए चंद्रमा। तो अगर कवि कहे कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर हैं, तो यहाँ मुख उपमेय है और चंद्रमा उपमान है। एकदम सही। और इसी नींव पर खड़ा है अर्थालंकार का पहला स्तंभ, उपमा अलंकार। उपमा का सीधा सा अर्थ है समानता दिखाना या तुलना करना। परीक्षाओं में इसे पहचानने की एक बहुत ही जादुई ट्रिक होती है। मतलब आपको पूरे वाक्य का अर्थ निकालने की भी जरूरत नहीं है, बस कुछ वाचक शब्दों को खोजना है। जी,
अगर वाक्य में सा, सी, से, सरिस, सम, समान ऐसे शब्द आ जाएं, तो वो 100% उपमा अलंकार होता है। जैसे हेडिंग के नीचे उदाहरण है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। यहाँ सम शब्द साफ बता रहा है कि मुख की तुलना चंद्रमा के समान हो रही है। लेकिन उपमा अलंकार तो एक तरह की संतुलित तुलना है। जब कवि किसी के प्रति गहरे प्रेम या भक्ति से भर जाता है, तो वो तुलना की इस दूरी को मिटा देना चाहता है। वो ये नहीं कहता कि तुम उसके जैसे हो, वो कहता है कि तुम वही हो। और यहीं से जन्म होता है रूपक अलंकार का। रूपक में उपमेय और उपमान के बीच का सारा भेद खत्म हो जाता है। बिल्कुल, तुलसीदास जी ने रूपक का बहुत ही उत्कृष्ट प्रयोग किया है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ ईश्वर के चरणों और कमल के बीच कोई सा या सी नहीं है, चरणों को ही कमल मान लिया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसे पहचानने की एक ठोस ट्रिक ये है कि इसमें आपको अक्सर उपमेय और उपमान के बीच एक योजक चिन्ह, मतलब वो हाइफन मिलेगा, और तुलना करने वाले सासी वाले शब्द गायब रहेंगे। एक और बहुत प्यारा उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। यहाँ बालक कृष्ण चांद जैसा खिलौना नहीं मांग रहे, वे कह रहे हैं कि उन्हें वो चांद ही खिलौने के रूप में चाहिए। रूपक के बाद कवि की कल्पना एक नई उड़ान भरती है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु की गहरी संभावना या कल्पना करना। यहाँ बात मानो ऐसा है पर आकर टिक जाती है। इसकी पहचान के लिए जो जादुई शब्द हैं, मनु, मानो, मनहु, जनु, जानु, ये शब्द देखते ही आप 1 सेकंड में सही उत्तर पर टिक कर सकते हैं। नोट्स में उत्प्रेक्षा का जो चित्र दिया गया है, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनौ नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। वाह, इस दृश्य की कल्पना ही अद्भुत है। श्याम रंग के श्री कृष्ण ने पीले वस्त्र पहने हैं और कवि कह रहा है कि ये मानो ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि के पर्वत पर सुबह की पहली पीली धूप पड़ रही हो। यहाँ मनहू शब्द ने इस पूरी संभावना को एक जादुई रूप दे दिया है। और जब कल्पना की ये उड़ान हकीकत की सारी हदें पार कर देती है, तब आता है अतिशयोक्ति अलंकार, जिसे नोट्स में और आज की पीढ़ी की भाषा में कहें तो फेकू अलंकार का नाम दिया गया है। फेकू अलंकार। इसमें बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है कि वो भौतिक विज्ञान के नियमों को ही धत्ता बता देती है। इसका उद्देश्य झूठ बोलना नहीं होता, बल्कि घटना के प्रभाव को विशाल दिखाना होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तार्किक रूप से देखें तो ये असंभव है। आग लगने से पहले ही पूरी लंका जलकर राख कैसे हो सकती है? लेकिन यहाँ कवि हनुमान जी की अकल्पनीय फुर्ती और प्रलयंकारी स्वरूप को स्थापित कर रहा है। बिल्कुल। अब इसी चमत्कारिक दुनिया में 2 और अलंकार आते हैं जो उच्च स्तरीय परीक्षाओं में, जैसे स्टेट पीएससी में बहुत पूछे जाते हैं। पहला है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान का अर्थ ही है भ्रम या धोखा। जब समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी समझ लिया जाए और उस भ्रम में कोई काम कर दिया जाए। इसके पहचान शब्द बहुत स्पष्ट होते हैं, भ्रम, जानी, समुझी। वो तोते वाला उदाहरण बहुत ही मनोरम है। नाक का मोती अधड़ की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक ये कौन है। जी, यहाँ एक तोता नायिका के चेहरे को देख रहा है। नायिका के होठों की लाल चमक उसकी नाक के मोती पर पड़ रही है, जिससे वो मोती लाल अनार के बीज जैसा लग रहा है। और नायिका की सुंदर नाक उसे दूसरे तोते की चोंच लग रही है। वो भ्रम में पड़ जाता है कि ये दूसरा तोता कौन है जिसके मुंह में अनार का बीज है। यहाँ समझकर और भ्रांति से ये शब्द भ्रम को स्पष्ट कर रहे हैं। भ्रांतिमान के बाद आता है परीक्षा के दृष्टिकोण से वीवीआईपी अलंकार, विभावना अलंकार। विभावना मतलब जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए। विज्ञान कहता है कि बिना कारण कोई कार्य नहीं हो सकता, लेकिन विभावना इस नियम को पलट देता है। इसे पहचानने की ट्रिक है वाक्य में बिनु या बिना शब्द खोजना। जैसे तुलसीदास जी की वो चौपाई, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यहाँ कार्य हो रहा है, चलना, सुनना, काम करना, लेकिन कारण पैर, कान, हाथ मौजूद ही नहीं है। बिना पैरों के चलना, बिनु शब्द देखते ही विद्यार्थियों को विभावना पर टिक करना चाहिए। इन तमाम चर्चाओं के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है परीक्षा हॉल की रणनीति। क्योंकि जब कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइमर चल रहा होता है
तब कविता का अर्थ निकालने का समय नहीं होता। बिल्कुल। तब चाहिए रैपिड रिवीजन, और नोट्स में इसके लिए 3 मास्टर टिप्स दिए गए हैं। पहला नियम है शब्दों पर हमला करें। मतलब कीवर्ड स्कैन करें। सा, सी, सम दिखे तो बिना सोचे उपमा चुने, मनु मानो दिखे तो उत्प्रेक्षा, और बिनु दिखे तो विभावना। दूसरा नियम है पुनरावृत्ति चेक करें। अक्षर बार बार टकराए तो अनुप्रास, पूरा शब्द रिपीट हो और अर्थ बदले तो यमक। और तीसरा नियम, तुलना का स्तर जांचें। अगर तुलना के दौरान उपमेय और उपमान के बीच योजक चिन्ह लगा है और सांसी नहीं है तो वो रूपक अलंकार है। ये ट्रिक्स परीक्षा हॉल के दबाव में संजीवनी बूटी की तरह काम करती हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हमने अलंकार और रूपी आभूषणों को उनकी पूरी गहराई के साथ परखा। आज के इस विशेष विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए, विश्लेषण करते रहिए और अपनी परीक्षाओं के प्रति इसी तरह का तार्किक दृष्टिकोण बनाए रखिए। नमस्कार।